गरीब दर्जी माँ की 5 जल परी बेटी। सुमन फीकी पुरानी साड़ी पहने हुए कमरे में बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। तभी उसकी गरीब माँ जमुना अंदर आकर कहती है, सुमन बेटी तू तैयार हो गई? माँ पता नहीं क्यों माँ, अगर इस शादी के लिए मेरा दिल अंदर से हाँ नहीं कर रहा। मेरी बच्ची, मैं तेरे मन की परेशानी को समझ सकती हूँ, मगर ओमवती जी, उनका बेटा रमेश पारिवारिक है तो उनके घर में खुश रहेगी। और फिर मैं नहीं चाहती कि जो जिंदगी मैंने जी है और जो गरीबी भरे दिन मैंने देखे वो तुझे भी देखनी पड़े। सुमन ने होश भी नहीं संभाला था कि उसके पिता हीरालाल उन दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। उन हालातों में जमुना ने अपनी बच्ची के साथ दर दर की ठोकरें खाई और जैसे तैसे उस गरीब को अमीरों के घर में काम मिल गया। तब से लेकर आज तक जमुना कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। वहीं सुमन गरीबों के चलते पढ़ लिख तो नहीं पाई, मगर उसके हाथों में सिलाई का हुनर भरा हुआ था। चल सुमन, तेरी बारात आ गई मेरी बच्ची। सुमन उदास मन से मंडप में आकर बैठ जाती है, जहां उसकी शादी रमेश के साथ हो जाती है और वो अपने गांव की नदी पार करके ओमवती देवी के घर की बहू बन जाती है। जहां टूटा फूटा झोपड़ी जैसा घर देखकर वो मन में कहती है, माँ ने तो कहा था कि मेरा ससुराल बहुत ही सुंदर और बड़ा होगा, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। आओ बहू रानी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। असल में ओमवती देवी ने अपनी गरीब बहू सुमन और उसकी माँ के साथ धोखा किया था। उसका बेटा रमेश एक नंबर का पियक्कड़ था, जिसकी कहीं भी शादी नहीं लग रही थी। इसलिए ओमवती ने किसी और का बड़ा घर दिखाकर उसे अपना कहकर ये शादी की, मगर सुमन ने ये झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते को 2 घरों की इज्जत समझकर निभाना ही ठीक समझा। इसी तरह से साल बीतते गए और सुमन की शादी को 7 साल हो गए, मगर अब तक भी सुमन माँ नहीं बन पाई थी, जिसके चलते ओमवती हमेशा उसे कोसती रहती। बहू, अरे ओ सुमन बहू, अरे ओ मनूस करमजली, कान क्या कोलापुर छोड़ आई है? बेचारी बहू रूखी सूखी रोटी लेकर खाने बैठी ही होती है। तभी सास की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुमन डरी सहमी उसके पास आती है। जी माँ जी, बुलाया? सुमन किसका नाम है? जी मेरा। तो फिर तुझे ही बुलाया होगा ना। मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे की शादी तुझ जैसी बांझ से कर दी। शादी के इतने साल बाद भी तू मेरे बेटे को बाप नहीं बना सकी, उसे एक औलाद भी ना दे सकी। अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर सुमन भराए मन से रोते हुए बोलती है, माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन सकी तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतने में ओमवती अपने बेटे रमेश को दरवाजे पर खड़ा देख लेती है और झूठ मूठ में रोते हुए अपने बेटे को भड़काते हुए बोलती है, बहू तू कहना क्या चाहती है कि मेरा बेटा नामर्द है, इसलिए तुझे बच्चा नहीं हो रहा? ये सुनते ही नशे में धुत रमेश गुस्से से बिलबिलाकर सुमन को मारने पीटने लगता है। सारे खुद बांझ है और मुझ पर इल्जाम लगाती है। निकल जा मेरे घर से, अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने ही हाथों से ओमवती अपने बेटे का घर तोड़ देती है और रमेश घसीटकर सुमन को घर से निकाल देता है और वह रोते हुए अपने मायके जाने के लिए नदी पर आ जाती है, जहाँ पर उससे 5 बच्चियां रोती हुई दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक बिखरी हुई थी। अरे क्या बात है, तुम पांचों रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हमारा कोई घर बार और कोई परिवार नहीं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरी 4 बहनों को अपने घर ले चलिए। उन 5 के उदास चेहरे देखकर उस गरीब बहू को उस पर दया आ जाती है और वो उन 5 को अपने साथ अपने मायके ले आती है। प्रणाम माँ। सुमन, मेरी बच्ची तो यहाँ अचानक से? और ये बच्चियाँ किसकी हैं? सुमन अपनी माँ को सारी बात बताती है। मगर सुमन, ये बच्चियाँ कौन हैं, किसकी हैं, कहाँ से आई हैं? तू तो ये जानती भी नहीं और इस गरीबी में हमारे लिए 2 पेट पालना ही इतना मुश्किल है। फिर इन 5 का पेट तू किस तरह से पालेगी? माँ, इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये दूसरी दुनिया से मेरे लिए ही आई हैं। शायद यही भगवान की मर्जी है कि मैं इन 5 को अपनी बेटी मानकर पालूं, इसीलिए उन्होंने मेरी कोख सुनी रखी है। मैं सिलाई करूंगी माँ, ये मेरा अपनी बच्चियों से वादा है कि ये गरीब दर्जी माँ खूब मेहनत करेगी, मगर अपनी इन 5 बेटियों की आंखों में आंसू नहीं आने देगी। अपनी 5 बेटियों का पेट पालने और घर का खर्चा उठाने के लिए सुमन
सिलाई का काम शुरू कर देती है। फिर एक दिन, अरे माँ, इतनी दोपहर में आप कहाँ जा रही हो? देखना बेटी, कितने सारे गंदे कपड़े हो गए हैं, इन्हें धोने नदी पर जा रही हूँ। लाओ नानी माँ, ये कपड़े हम धो लाएंगे। हाँ माँ, चलो ना, नदी पर नहा कर आते हैं। चलो ना माँ। अच्छा ठीक है, चलो। सुमन देर दोपहर अपनी पांचों बेटियों को लेकर नदी पर आती है और पानी देखते ही पांचों एक साथ नदी में डुबकी लगा लेती हैं और वो तैरते हुए नदी की गहराई में चली जाती हैं। हे भगवान, मेरी पांचों बच्चियां नदी के अंदर चली गई हैं। एक तो ये नदी भी इतनी गहरी है, उन्हें तो तैरना भी नहीं आता होगा। इतने में वो पांचों नदी के पानी के गहराई से निकलकर ऊपर तैरने लगती हैं। कितना मजा आ रहा है ना इस पानी में तैरकर। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ चलो ना, हम इस नदी के अंदर ही घर बना लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता सोना, क्योंकि पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जलपरियां रहती हैं। तभी अचानक से सुमन देखती है कि पानी में डूबी उसकी पांचों बेटियों का आधा शरीर जलपरी के जैसा है। इसका मतलब मेरी पांचों बच्चियां जलपरी हैं। अगर किसी ने भी उन्हें जलपरी के रूप में देख लिया तो ना जाने क्या करेंगे। ये बोलकर वो गरीब दर्जी माँ अपनी पांचों जलपरी बेटियों को घर लेकर आ जाती है। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है, पानी के बिना उन पांचों की सांस फूलने लगती है। फिर एक दिन बेचारी वो गरीब दर्जी माँ आधी रात को भी आंखें गड़ाए कपड़े सी रही होती है। तभी उसकी पांचों बेटियां उठकर पानी के लिए मछली के जैसे छटपटाने लगती हैं। पानी पानी, माँ मुझे पानी चाहिए। माँ मुझे भी पानी चाहिए। पानी पानी पानी। अपनी जलपरी बेटियों की ऐसी हालत देखकर सुमन सिलाई करना छोड़कर रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी बच्चियों को क्या हो रहा है? इन्हें नदी पर लेकर जाना होगा। इसके बाद वो गरीब दर्जी माँ अपनी पांचों जलपरी बेटियों को आधी रात को नदी पर लाकर नहलाती है। अब तो सुबह शाम दोपहर वो पांचों नदी में आकर डुबकी लगाती। ये देखकर गांव के मर्द उस गरीब दर्जी माँ की जलपरी बेटियों के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते, जिसमें से 2 मनचले मंगत और रघु भी थे। होए होए, क्या नजारा है बे। कछु क्या रघु, मगर सुमन की पांचों छुकरिया तो एकदम छेना है, छेना। अरे सबसे सुंदर तो ये तारा है, चल इसे मिल बांट कर खाएंगे। वैसे भी नदी एकदम शांत है। अचानक से वह पांचों सुंदर जलपरी बन जाती हैं। अरे दादा, ये तो जलपरी है। अरे रघु, चारा डाल, अगर ये हमारी पकड़ में आ गई तो हम इनका सौदा कर देंगे और लाखों मिलेंगे हमें। इतने में तारा उन दोनों को देख लेती है। परी, सोना, नीलम, रूबी, हमें भागना होगा। पांचों जलपरियां एक साथ नदी में तेजी में तैरते हुए आगे निकल जाती हैं और अपने घर आकर सारी बात बताती हैं। आज तो तुम पांचों बच गई, मगर ये तुम्हारी दुनिया नहीं। यहाँ के लोग तुम्हें अपने लालच के लिए इस्तेमाल करेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसके बाद वह गरीब दर्जी माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर उन पांचों जलपरियों को उनकी असली माँ से मिलाने के लिए उसी नदी पर लाती है जहाँ वह उसे मिली थी, और पांचों जलपरी अपनी माँ को पुकारने लगती हैं। तभी पानी के अंदर से एक जलपरी निकल कर आती है। सोना, नीलम, रूबी, परी, तारा, कहाँ चली गई थी मेरी बच्चियों? आखिर में वह गरीब दर्जी माँ आंसू भरी आंखों से अपनी जलपरी बेटियों को देखकर कहती है, मेरी बच्चियों, तुम पांचों के साथ बिताए पल तुम्हारी इस गरीब बांझ दर्जी माँ के जीने के लिए काफी हैं। माँ, हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी सोना। माँ, आप भी तलो ना हमारे साथ, तलो ना माँ। ये सुनकर परी को गले से लगाकर सुमन बहुत रोती है और पांचों जलपरी पानी में चली जाती हैं। तभी उनकी जलपरी माँ कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इंसान होकर भी मेरी बच्चियों को अपने सीने से लगा कर पाला। ये लो, ये इच्छा पूर्ति जादुई कपड़ा है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें देगा। ये कहकर सभी जलपरियां पानी में चली जाती हैं। वहीं जलपरी के दिए कपड़े से सुमन जो भी मांगती वो पूरा हो जाता। इस तरह से उस गरीब दर्जी माँ की गरीबी भरी जिंदगी ठीक हो जाती है। गिरधर बहुत मोटा आदमी था। उसके मोटापे की वजह से गांव के बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, और उसका मोटापा इसलिए था क्योंकि उसे बैंगन खाना बहुत पसंद था। बैंगन खा खा कर वो बिल्कुल बैंगन जैसा दिखने लगा था। एक दिन वह सब्जी मंडी से बैंगन लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। कितने दिनों बाद
मैं आज बैंगन खाऊंगा। आज तो बैंगन के पकौड़े भी बनवाऊंगा। आज मेरी तनख्वाह जो मिली है इसका फायदा तो उठाना बनता है। गिरधर इस प्रकार अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी गांव के बच्चे उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मोटे लाला पिल पिले चलते चलते गिर पड़े, उठने को जब जोर लगाए तोंद के मारे उठ ना पाए। मोटे लाला पिल पिले चलते चलते गिर पड़े। गिरधर उन बच्चों को देखते ही उन्हें कहता है, अरे क्या हमेशा मुझे मोटे लाला बोलते हो? बैंगन लाला बोलोगे तो थोड़ा सुनने में मजा भी आएगा। तुम बच्चों से तो ठीक से परेशान करना भी नहीं आता। गिरधर बहुत हंसमुख इंसान था। वह बच्चों की बातों को नजरअंदाज करके घर चला जाया करता था। घर पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी झुमरी से कहता है, अरे झुमरी क्या कर रही हो? देखो मैं बैंगन लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से बना लो। झुमरी ये सुनते ही गुस्से से अपने पति से कहती है, हे भगवान, लाने के लिए भेजा था मटर पनीर और उठा लाए बैंगन। हर बार बैंगन बैंगन बैंगन। कितनी बार कहा है कि और कुछ भी खा लिया करो, लेकिन आपको तो पड़ी ही नहीं। तो पता है ना मुझे बैंगन कितना पसंद है, और फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। चलो अभी से बना लो, मैं कितने मन से लेकर आया हूँ। और हाँ, कुछ बैंगन के पकौड़े भी बना लेना। झुमरी को और तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, घर में ना तो बेसन है और ना ही घर में मसाले, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए बैंगन के पकौड़े बनाऊंगी। और हाँ, ये भी सुन लो कि तेल भी खत्म हो गया है, बस अभी की सब्जी ही बन पाएगी। ऐसा कहकर बैंगन वो ले लेती है और बैंगन की सब्जी बना देती है। क्योंकि गिरधर को बैंगन इतना पसंद था कि वो बहुत मजे से खाता है। लेकिन उसका बेटा मोहित बैंगन को देखकर मुंह बना लेता है। आज फिर से बैंगन बना दिए? अरे माँ, महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और हमारे घर पर 20 दिन तो बैंगन की ही सब्जी बनती है। आज तो मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा ही नहीं, आप लोग ही खाओ। मोहित गुस्से में ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद झुमरी अपने पति गिरधर से कहती है, इतनी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे पिछले पैसे मिले और उसमें भी तुम बैंगन उठा कर ले आए। अरे शर्म करो, तुम्हारे बेटे ने खाना भी नहीं खाया। हर वक्त सिर्फ बैंगन के अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। ऊपर से अब तुम्हारी नौकरी भी छूट गई है। झुमरी इतनी सारी कड़वी बातें कहती रहती है, लेकिन गिरधर को बैंगन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो पूरे स्वाद के साथ बैंगन की सब्जी को खा रहा होता है। वहीं अगले दिन ही उनके पास पैसे खत्म होने लगते हैं और अब गिरधर के पास कोई काम भी नहीं होता, जिसकी वजह से कई दिनों तक उन्हें चटनी के साथ सूखी रोटी खानी पड़ती है। इसी के चलते गिरधर को बैंगन खाने को मिल नहीं पाता और वो मायूस रहने लगता है। अब तो मुझे हर एक कदम पर बैंगन ही बैंगन दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं, कई दिनों से बैंगन खाने को ही नहीं मिला। चलते चलते गिरधर एक बैंगन के बगीचे के पास पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारे बैंगन दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह, कितने सारे बैंगन हैं यहाँ। क्यों ना मैं यहाँ से कुछ बैंगन चुरा लूं अपनी पापी पेट के लिए। गिरधर खुद से ऐसा कह ही रहा था कि तभी बैंगन के बगीचे का बूढ़ा मालिक वहां आ जाता है और वो कहता है, अगर मेरे बैंगन को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्री फोकट के बैंगन हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं? अरे मैंने मेहनत की है इस बैंगन को पाने के लिए। मैं चांद तक गया हूँ। चांद का नाम सुनते ही गिरधर हैरान रह जाता है। क्या कहा? चांद पर? भला तुम चांद पर कैसे जा सकते हो? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने ये राज किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे बैंगन बहुत पसंद है और मैं बहुत गरीब था। कोई मेरी मदद भी नहीं करता था। बैंगन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाया करता था, लेकिन मैं अपनी इच्छा अनुसार कभी बैंगन नहीं खा पाया। एक दिन न जाने कैसे मैं अपने आप ही चांद पर बैंगन की जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां से मुझे एक जादुई बैंगन मिला जो मैंने अपने खेत में लगा दिया, और देखो अब मेरे पास बैंगन की कोई कमी नहीं। उस बूढ़े मालिक की चांद की कहानी सुनकर गिरधर हैरान रह जाता है। वो अपने घर पर आकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को चांद पर बैंगन की दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। आखिरी में रात को वह रूखी रोटी खाकर सो जाता है और उसके दिमाग में चांद की बैंगन की दुनिया ही चल रही होती है। सोते ही उसे ये प्रतीत होता है कि वह चांद की दुनिया में पहुंच गया हो, जहां बहुत सारे बैंगन ही बैंगन होते हैं। अगले दिन जब उसका सपना टूटता है तो उसे चांद की बैंगन की दुनिया पर विश्वास हो जाता है। वहाँ ऊपर जरूर कुछ न कुछ तो है। मुझे पता लगाना होगा कि मैं चांद की दुनिया पर कैसे जा सकता हूँ, और इसका पता मुझे उस बूढ़े बैंगन के बगीचे के मालिक से ही लग सकता है।
गिरधर जंगल के रास्ते से उस बूढ़े आदमी के पास ही जा रहा था कि तभी जंगल में एक अचानक से गड्ढा आता है और उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं होता। वो उस गड्ढे में गिर जाता है और सीधा चांद की दुनिया पर आकर पहुंचता है, जहां पर बैंगन ही बैंगन होते हैं जो गिरधर का अपनी दुनिया में स्वागत करते हैं। पधारो हुजूर, तुम्हारा बैंगन की दुनिया में स्वागत है। गिरधर बैंगन को बोलता हुआ देख हैरान रह जाता है। गिरधर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे बैंगनों से बना हुआ एक बादल दिखाई देता है, जिस पर वो बैठ जाता है और उसी बैंगन के बादल के ऊपर बैठकर वह बैंगन की दुनिया की सवारी करता है। अरे वाह, गजब हो गया। यहाँ तो हर प्रकार के बैंगन हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे भी हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी चांद पर बैंगन की दुनिया में आ जाऊंगा। तभी एक बैंगन बोल पड़ता है, ये चांद की दुनिया खास तौर पर आप सभी के लिए ही बनाई गई है, जिन्हें बैंगन बहुत ज्यादा पसंद हैं। जाने से पहले आप यहाँ से एक बैंगन लेकर जा सकते हैं। बैंगन की दुनिया में एक रेस्टोरेंट भी होता है, जहाँ पर बैंगन की कई सारी वैरायटीज होती हैं। भरता बैंगन, बैंगन का चूरमा, मसालेदार बैंगन, बैंगन के कोफ्ते, बैंगन के पकौड़े, बैंगन की सब्जी, बैंगन की चटनी, बहुत सी वैरायटीज होती हैं, जिसे गिरधर पेट भरकर खाता है। तभी वहाँ पर उसे एक बैंगन बहुत प्यारा लगता है और उसे वो उठाकर कहता है, इस बैंगन को मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, ये बहुत ही प्यारा है। तभी उस बैंगन के मुंह, आंख, नाक बन जाते हैं और वो कहता है, चलो फिर यहाँ से वापस तुम्हारी दुनिया में चलते हैं। वहाँ तुम मुझे एक बगीचे में गाड़ देना, उसके बाद तुम्हारा बगीचा बैंगनों से भर जाएगा और कभी उसमें बैंगन की कोई कमी नहीं होगी। बैंगन के इतना कहते ही गिरधर वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, जिसका उसे पता भी नहीं चलता। अपनी दुनिया में आने के बाद उसके हाथ में वही जादुई बैंगन होता है, जिसे वह अपने घर के पास वाले बगीचे में गाड़ देता है। देखते ही देखते वहां बहुत सारे सुंदर सुंदर बैंगन उग जाते हैं और उसे दिन के बाद से गिरधर को कभी बैंगन की कोई कमी नहीं होती और वो बैंगन का व्यापार करने लगता है। अच्छे दाम पर वह बैंगन बेचता और अपने परिवार को खुशी खुशी चलाने लगता है।